हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो, या फिर यूं कहें बच्चों कि आज का हमारा ये 1 घंटे का फेस कैम महा एपिसोड क्लास 8वीं का आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, जिसे आप एसएसटी भी कहते हैं, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम 2025-26 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आने वाले 1-2 दिन में ही यानी कि 16 फरवरी 2026 को, चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हो या फिर इवनिंग शिफ्ट के, ठीक है, आप दोनों ही शिफ्ट के बच्चों का, और चाहे आप हिंदी मीडियम के छात्र हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, आप दोनों ही शिफ्ट के, दोनों ही मीडियम के बच्चों का 16 तारीख को फाइनल एग्जाम होने वाला है, एनुअल एग्जाम होने वाला है, वार्षिक पेपर होने वाला है एसएसटी का। ठीक है, तो आज से और इसी वीडियो से आपके एसएसटी के पेपर के लिए हमने 8 से 10, जी हां बच्चों, 8 से 10 सैंपल पेपर की जो सीरीज है वो इस वीडियो से स्टार्ट कर दी है। इन 1 से 2 दिन में ही हम 8 से 10 सैंपल पेपर करेंगे बच्चों, बहुत अच्छे से। और आप यकीन मानो, जिसने भी ये सारे सैंपल पेपर अच्छे से कर लिए ना, 60 आउट ऑफ बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। सो डोंट वरी, बस जो भी वीडियोस आएंगे उसको देखते रहिएगा। ठीक है, तो इसी 8 से 10 सैंपल पेपर की सीरीज का ये हमारा सबसे पहला सैंपल पेपर और सबसे पहली वीडियो रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहला सैंपल पेपर है जिसे हम बहुत अच्छे से यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ में समझने वाले हैं। आपको हम हर एक क्वेश्चन जो है ना, एकदम लाइन टू लाइन, एकदम वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाने वाले हैं। और सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, जो ज्यादातर एग्जाम में आते रहते हैं। तो यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन के आने की भी चांसेस बनते हैं। इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि वीडियो को बिल्कुल एंड तक आप जरूर देखा कीजिए। ठीक है, तो चलो एक बार फटाफट से पेपर का पैटर्न समझते हैं। पेपर के अंदर आपके 6 खंड होंगे और कुल मिला के 14 प्रश्न होंगे। खंड का जो रहेगा, इसमें क्वेश्चन तो वैसे एक ही होगा, लेकिन इस एक क्वेश्चन के अंदर आपके 15 छोटे छोटे एक एक नंबर के एमसीक्यू होंगे। खंड खा जो रहेगा, इसमें आपके 2 से लेकर के 5, ये 2 नंबर के टोटल आपके 4 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, 2 3 4 5 है ना, 2 3 4 5। खंड नंबर गा जो रहेगा, इसमें 6 से लेके 7, ये आपके 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन होने वाले हैं। खंड घा के अंदर 8 और 9, ये आपके 5-5 नंबर के टोटल 2 क्वेश्चन होने वाले हैं। और पांचवें खंड में आपके जो है ना, 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, केस आधारित। ठीक है, केस बेस्ड। और जो हमारा खंड 4 रहेगा, इसमें एक ही क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि रहेगा मैप का, और ये आएगा बच्चों आपका 5 मार्क्स का। ठीक है ना, कितने नंबर का, 5 नंबर का। सेम इसी तरीके से आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देख सकते हैं। सेक्शन ए में आपका एमसीक्यू, सेक्शन बी में 2 नंबर के क्वेश्चन, सेक्शन सी में आपके 3 नंबर के, सेक्शन डी में आपके 5 मार्क्स के, ई के अंदर आपके केस बेस्ड, और एफ के अंदर आपके जो है 5 मार्क्स का मैप रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको पेपर का पैटर्न। तो हम क्या करेंगे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग खंड नंबर का, खंड खा, खंड गा, यहां तक अपना ये पेपर पूरा करेंगे। बाकी जो बच जाएगा, खंड घा ना और चा, इसके लिए अलग से हम पार्ट 2 का वीडियो बना देंगे बच्चों। उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज तो बताना आपको भूल ही गया, देखो जो ये एसएसटी के लिए ना, हम आपको 8 से 10, ठीक है, अरे भैया रुक जाओ, 8 से 10 हम आपको सैंपल पेपर करवाएंगे ना, इनकी मैंने ना प्लेलिस्ट बना दी है। तो यहाँ पे आई बटन के अंदर आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बाय द चांस एक भी वीडियो आपसे मिस हो जाए, कोई वीडियो आप देख ना पाओ, नोटिफिकेशन ना आए, तो इस प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उससे आप देख पाओगे। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं सैंपल पेपर 1 के पार्ट 1 की वीडियो को। रेडी हो बच्चों मेरे साथ पढ़ाई करने के लिए? आप लोग 1 घंटा एकदम मस्त तरीके से, आर यू रेडी? तो चलो शुरू करेंगे। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों, अब आप यहां पे देख सकते हैं आज के इस पेपर का और इस वीडियो का हमारा जो खंड नंबर का है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न का, वो यहां से शुरू हो जाता है। जो क्वेश्चन यहाँ पे हमने हिंदी मीडियम में ले रखा है ना, उसको सेम टू सेम यहाँ पे मैंने इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है, ताकि किसी को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलो देखो, यहाँ पे खंड का में एक ही क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमारे छोटे छोटे 15 एमसीक्यूज होने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं बच्चों कि इन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है, मेरे आंसर बताने से पहले आप अपने दिमाग में जरूर सोचें, जिससे कि आपकी भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में मुझे बताना कि आपने 15 में से कितने एमसीक्यू के राइट आंसर दिए।
चलो बच्चों शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। अब मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बच्चों ये पहला प्रश्न हमने थोड़ा सा कठिन बनाया है, लेकिन इस एक प्रश्न से एग्जाम के लिए आपके 7 एमसीक्यू तैयार होंगे। अरे सर जी 7? हाँ 7। देखो पहला पॉइंट क्या कहता है, रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। तो रॉलेट एक्ट 1919 ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई और पुलिस शक्तियां बढ़ा दी गई। ठीक है, जिसे आप काला कानून भी कहते हैं, है ना। तो रॉलेट एक्ट जब आया था 1919 में, तो इससे लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग गए थे। ठीक है, पुलिस की शक्तियां बढ़ गई थी, किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था, है ना, केवल शक के आधार पर ही, कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज करने की जरूरत नहीं होती थी। दूसरा, महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को शैतान की करतूत कहा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? ये शैतान की करतूत है। ठीक है। तीसरा, 1920 के दशक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुई। सही बात है बच्चों, 1920 के दशक में 2 पार्टियों की स्थापना हुई। कौन कौन सी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। चौथा पॉइंट क्या कहता है बच्चों, 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया था? 1929 में। किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू जी की। याद हो गया ना। पांचवा देखो, 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस भारत में मनाया गया। कब? 26 जनवरी 1930 को। छठा देखो, 1930 में महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चालू किया। ध्यान रखिएगा, कब किया था? 1930 में। और सातवां कहता है, 1937 के चुनावों के बाद कांग्रेस लीग के संबंध बिगड़ने लगे। ठीक है, जब 1937 के चुनाव हुए थे ना, तो मुस्लिम लीग पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी थी, इनके संबंध थोड़े से ना खटासपूर्ण होने लगे थे, बिगड़ने लगे थे, है ना। तो जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन दी गई है, ये सारी की सारी करेक्ट है। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों? जल्दी से सोचो, इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और सेम ही क्वेश्चन अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखते हैं, तो ये रही आपकी सारी की सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, और इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका सही हो जाएगा। अब पता है क्या होगा बच्चों, पेपर के अंदर इस एक क्वेश्चन से ही आपके 7 एमसीक्यू बन जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला है कि आप 15 नहीं 50 एमसीक्यू तैयार करोगे, यहाँ पे कम से कम 50, 15 की जगह। बस आप मेरे साथ पढ़ते चलो अच्छे से, है ना। आपके भैया जी आपको मस्त पढ़ा देंगे। चलो अब आ जाओ प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, जापान का जनसंख्या पिरामिड आधार शंकरा है। ठीक है, जिसके कारण बच्चों की संख्या कम है। इसके पीछे निम्नलिखित जनसंख्यिकी कारण क्या होगा? यानी कि जनसंख्या पिरामिड का आधार कैसा है? संकरा है, जहां पे बच्चों की संख्या कम है। तो बच्चों की संख्या कम होने का सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है? तो वो रीजन है निम्न जन्म दर। ठीक है, जन्म दर जो है वो निम्न होना ही बच्चों की एक सबसे बड़ी रीजन होता है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि जापान पॉपुलेशन pyramid is narrow at the base resulting in a low number of children। रीजन क्या है? लो बर्थ रेट। ठीक है, अब देखो, वैसे तो मैंने यहाँ पे अथवा ले लिया है बच्चों, लेकिन पेपर में आपको अथवा नहीं मिलेगा। मैंने आपके लिए इसलिए लिया है ताकि आपको और समझा सकूं क्वेश्चन आंसर अच्छे से, है ना। तो देखो, मैं अपनी तरफ से भाई पूरी कोशिश करता हूं कि आपको जितना भी समझाऊं अच्छे से समझाऊं। अब देखो बच्चों, क्या है कि निम्नलिखित दी गई जानकारी में से गलत की पहचान करो। अर्थात इसमें से एक ऐसी जानकारी है जो गलत है, बाकी सब सही है। हैं? ऐसा है क्या? हाँ चलो चलो, फिर तो जल्दी पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला दे रखा है कि अनुच्छेद 21 के तहत पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया। ये हमारा पहला वाला ही गलत है। क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि हमारा जो पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा, ऐसे जो अधिकार है ना, इनको जीवन का अधिकार पता है किस अनुच्छेद में बोला गया है? अनुच्छेद 21 में बोला गया है। किसमें? 21 में, 11 में नहीं बोला गया है। तो पहला ही गलत है ना। बाकी की ये जितनी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, चेन्नई के अन्ना नगर इलाके में 24 घंटे पानी की आपूर्ति होती है, कमी होने पर अधिकारी तुरंत टैंकर भेज देते हैं, है ना। ये जितनी इंफॉर्मेशन है, जैसे दूषित पानी के कारण भारत में रोजाना 1600 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिनमें 5 साल से कम उम्र के ज्यादा बच्चे यहाँ पे देखे जाते हैं, है ना।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक चीज गलत है, वो क्या है कि यहाँ पे 1 की जगह 2 होना चाहिए था, है ना। अनुच्छेद 11 की जगह 21 होना चाहिए था। जीवन जीने का अधिकार 21 में है। ओके, तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनकरेक्ट है बच्चों हमारी ए वाली, क्योंकि यहाँ पे ये 11 नहीं, ये 21 रहेगा। 21 आर्टिकल के तहत ही वाटर, हेल्थ, एजुकेशन ये कंसीडर्ड करते हैं एज ए पार्ट ऑफ राइट टू द लाइफ, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन ये रही। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 पे। विद्रोह और उनके वर्ष का मिलान है। विद्रोह और उनके वर्ष का मिलान, जैसे कि बच्चों कोल विद्रोह कब हुआ था? सोचो सोचो जल्दी से, कोल विद्रोह कब हुआ था? जल्दी जल्दी सोचो, कोल विद्रोह कब हुआ था बच्चों? कोल विद्रोह हुआ था 1831 और 32 के दौरान। ठीक है, दूसरा क्या कहता है? संथाल विद्रोह। अरे ये तो आप सभी को पता होगा, आपने पिछली बार भी पढ़ा था, है ना। संथाल विद्रोह था 1855 में। ओके, बस्तर विद्रोह कब हुआ था सर? बस्तर विद्रोह हुआ था 1910 में। और सबसे आखिर में है वर्ली विद्रोह, जो कि हुआ था आपका 1940 में, है ना। तो पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी और चौथे का ए, हो गया हमारा मिलान, है ना। अब यहीं से आपके छोटे छोटे 4 एमसीक्यू बन जाएंगे। बताइए कोल विद्रोह की डेट क्या थी, संथाल विद्रोह की, बस्तर की, वर्ली विद्रोह की। तो ऐसे ऐसे करके आपकी छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेम इंग्लिश में देखेंगे बच्चों, तो कॉलम ए का जो है मतलब कोल रिवॉल्यूशन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, संथाल हो जाएगा सी, बस्तर आपका डी, और वर्ली आपका यहाँ पे ए। तो ऑप्शन जो बी है ना, ये करेक्ट है। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 4। अब ये जो प्रश्न नंबर 4 है ना बच्चों, ये आप यूं समझिए कि आपके लिए 2 नंबर का या 3 नंबर का एक क्वेश्चन भी आपका पूरा करेगा। है सर, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन में भी? हाँ देखो बताता हूं कैसे। भारत में मुस्लिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक हाशियाकरण के बारे में निम्नलिखित दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही जानकारी की पहचान करो। अर्थात भारत में ना जो मुस्लिम समुदाय है, इसके सामाजिक आर्थिक हाशियाकरण क्यों हुआ या कैसे हो रहा है, क्या इसकी डिटेल्स है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं अच्छे से। भारत में मुसलमान कुल जनसंख्या का 14.2% है जनगणना 2011 के अनुसार। बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन। दूसरा, विकास के सामाजिक आर्थिक लाभ उन्हें अन्य समुदायों की तुलना में कम मिले हैं। ठीक है, विकास के सामाजिक आर्थिक लाभ जो है ना, अन्य समुदायों की तुलना में इन्हें कम मिले हैं। जी हाँ, ये भी सही है। सच्चर समिति 2005, याद रखिएगा कब बनी थी? 2005 में। तो सच्चर समिति 2005 ने मुसलमानों की स्थिति को एससी या फिर एसटी के समान पिछड़ा बताया। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है इनके बारे में। न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर की रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम बच्चों की स्कूली पढ़ाई की अवधि कम है। हाँ, ये भी सही बात है। और आखिर में, धार्मिक पहचान के कारण मुसलमानों को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो ये भी सही है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर एफ करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो 4 ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़े ज़्यादा ले लिए ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं बता सकूं। ठीक है, अब यहीं से आप देख लो, आपका 2 नंबर का या कह लो या 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूरा हो जाता है ना, जिसके अंदर आपको ये सारी बातें लिखनी होती हैं। ओके बच्चों, सेम ये क्वेश्चन आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। तो रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन करेक्ट होगी हमारी एफ। कौन सी? एफ वाली। ओके, चलो अब देखते हैं प्रश्न नंबर है हमारा यहाँ पे 5। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब ये क्या है, कैसी जानकारी है? तो आओ बच्चों इस जानकारी को पढ़ते हैं। दिया गया है जनसंख्या पिरामिड जो होता है, ठीक है, ये जो इस तरीके का जनसंख्या पिरामिड होता है ना, कुछ ऐसा करके आपने देखा होगा अपनी किताब में, किसी देश की आयु और लिंग संरचना को दर्शाता है। ठीक है, उस देश की आयु और लिंग संरचना को दर्शाता है। इसमें पुरुष स्त्री की संख्या आयु वर्गों में दर्शाई जाती है। जो पुरुष स्त्री होते हैं ना, इनको एक आयु वर्ग के रूप में दर्शाते हैं। बिल्कुल ठीक। 15 वर्ष से कम और 65 से अधिक आयु वाले आश्रित होते हैं। ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति 15 साल से कम एज का है, जो व्यक्ति 65 साल से अधिक का है, ऐसे लोगों को कहते हैं, ऐसी जनसंख्या को आश्रित जनसंख्या कहते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। 15 से 65 वर्ष के लोग आर्थिक रूप में सक्रिय माने जाते हैं, यानी कि 15 से लेकर 65 के बीच के जो लोग हैं वो आर्थिक रूप से सक्रिय माना जाते हैं। और 15 से कम, 15 से 65 से ज़्यादा, ये सब होते हैं आश्रित, और 15 से 65 वाले होते हैं सक्रिय आर्थिक, है ना। तो क्या बोलेंगे हम? 1 2 3 4 सारी की सारी बातें हमारी बिल्कुल सही हैं।
ठीक है ना। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, तो यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में, एज ग्रुप के बारे में, सब यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलो अब देखते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 6। सरोजिनी नायडू किस वर्ष भारतीय संस्कृति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता बनी? ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। सरोजिनी नायडू किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता बनी, और वे नमक सत्याग्रह और अन्य आंदोलनों में अग्रणी भी रही? तो वो ईयर क्या था बच्चों? वो ईयर था 1925। कब बनी थी? 1925 में। ठीक है, क्या ईयर है? 1925। इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 1925। इन विच ईयर डिड सरोजिनी नायडू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कानपुर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? 1925। इसी में एक मैंने अथवा ले लिया है बच्चों, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था। सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत स्वच्छ पर्यावरण को जीवन के अधिकार का हिस्सा बना दिया? यानी कि स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ वातावरण हमारे जीवन के अधिकार का हिस्सा है, तो किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 21। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 21 के तहत। किसके? अनुच्छेद 21 के तहत। ओके बच्चों, प्रश्न नंबर अब आता है हमारा 7। अब 7 में है उद्योगों के प्रकार हैं एक तरफ उनके उदाहरण हैं। जैसे कि बच्चों अगर हम देखें तो सबसे पहले है कृषि आधारित उद्योग। अब कृषि आधारित उद्योग जैसे कि सूती वस्त्र वाले हो गए या फिर चीनी हो गए, ये सभी क्या है? कृषि। जैसे चीनी है, चीनी के लिए गन्ना चाहिए, गन्ना कृषि से मिलता है। सूती वस्त्र के लिए कपास वगैरह चाहिए, खेती होती है इसके लिए, तो ये कृषि आधारित उद्योग हो गए हमारे। ठीक है ना, इस तरीके से। फिर आते दूसरे खनिज आधारित उद्योग। अब खनिज आधारित उद्योग जैसे कि रेल के डिब्बे वगैरह हो गए, है ना, भारी मशीनें निर्माण वगैरह हो गया, तो ये खनिज आधारित हो जाएंगे हमारे एग्जाम्पल के रूप में। समुद्र आधारित उद्योग। अब समुद्र आधारित जैसे कि मत्स्य तेल निर्माण, और सबसे आखिर में आते हैं वन आधारित उद्योग। एग्जाम्पल के लिए लुगदी, कागज, क्योंकि ये तो पेड़ है, पेड़ तो हमें वन से ही मिलेंगे, है ना, तो ऐसे उद्योग इसी से संबंधित है। ओके, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा बच्चों? आंसर होगा हमारा बी। पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का ए। हो गया हमारा सिंपल सा आंसर। ठीक है, अब इसी का देखो बच्चों यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में कि मैच द फॉलोइंग टाइप्स इंटरेस्टेड एंड देयर एग्जांपल्स। तो पहले का हमारा बी हो जाएगा, दूसरे का सी, तीसरे का डी और चौथे का आपका ए हो जाएगा। वेरी सिंपल, आ गया समझ। अब देखते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 8, और ये प्रश्न बच्चों आप ये मान के चलो 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में भी आपका आ सकता है सेम प्रश्न, तो बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। प्रश्न है हमारा, वुड का नीति पत्र के बारे में निम्नलिखित दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही जानकारी की पहचान कीजिए। यानी कि वुड के नीति पत्र के बारे में अब आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है। आओ बच्चों ध्यान से समझते हैं। देखो क्या कहा गया है, भारत की भावी शिक्षा नीति का एक विस्तृत रूपरेखा थी। ये जो वुड का नीति पत्र है ना, ये असलियत में था क्या? ये बेसिकली भारत की आने वाली शिक्षा नीति की एक रूपरेखा थी, आने वाले टाइम की रूपरेखा शिक्षा नीति। सही बात है ये। दूसरा, वुड का नीति पत्र 1854 में लाया गया था। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। कहां से? लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा जारी किया गया था। अरे सर जी, इतनी 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 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हाँ, कब? 1854। कहां से? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। कहां से? लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। ओके, अगला, ये जो वुड का नीति पत्र है, ये नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ बच्चों? नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष जिनका नाम था चार्ल्स वुड, इनके नाम से। ध्यान रखिएगा। डी कहता है, इसमें प्राच्य शिक्षा के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा प्रणाली को अपनाने पर जोर दिया गया था। यानी कि प्राच्य, प्राचीन शिक्षा के स्थान पे जो नई यूरोपीय शिक्षा प्रणाली है, इस पे ध्यान दिया गया था, है ना। तो यहाँ पे जो ई वाला होगा हमारा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वुड के नीति पत्र के बारे में सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है। और अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, इसमें क्या कहा गया है 2 या 3 नंबर में, सेम इंफॉर्मेशन लिख देना, पूरे के पूरे 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे। तो देखा आपने, एमसीक्यू 2 नंबर 3 नंबर सबकी तैयारी कर डाली हमने एक ही बार में। ठीक है, सेम इंग्लिश में, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट वुड्स पॉलिसी पेपर केयरफुली आइडेंटिफाई द करेक्ट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन ई करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसी में देखो मैंने एक और अथवा ले लिया है बच्चों, और ये अथवा आप ये मान के चलो कि आपके एमसीक्यू के साथ साथ 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन भी हैं सर, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। बिल्कुल, देखो अथवा क्या कहता है, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही जानकारी की पहचान करो। अब हमें क्या क्या जानकारी दे रखी है, तो आ जाओ इसको पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। तो जानकारी है
पहले जन्म दर, जन्म दर क्या होती है? प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में होने वाले जीवित जन्मों की संख्या। 1000 जनसंख्या में जितने बच्चे जीवित हुए उनकी संख्या। मृत्यु दर, प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में होने वाली मौतों की संख्या। 1000 संख्या पे प्रति वर्ष होने वाली मौतों की संख्या। ठीक है। उत्प्रवासी कौन होते हैं बच्चों? इमिग्रेंट्स कौन होते हैं? जो अपना देश छोड़ देते हैं, इससे जनसंख्या घटती है, जैसे कि सूडान। और अप्रवासी यानी कि इमिग्रेंट्स कौन होते हैं? जो दूसरे देश में आकर बसते हैं, इससे जनसंख्या बढ़ती है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि जो उत्प्रवासी होते हैं वही दूसरे देश के लिए अप्रवासी होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो जन्म दर, मृत्यु दर, उत्प्रवासी, अप्रवासी, सबके बारे में बिल्कुल सही सही है भाई। ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है यहाँ पे। तो अगर हम देखें बर्थ रेट, ठीक है, डेथ रेट, उसके बाद इमिग्रेंट्स, है ना, ये इमिग्रेंट्स, ये इमिग्रेंट्स, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। ओके बच्चों, चलो अब है प्रश्न नंबर 9 में कहा गया है कि आपको ना दो कथन दिए जा रहे हैं, अभिकथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो कहा गया है सबसे पहला अभिकथन, जोन्स ने एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियोटिक रिसर्च नामक बोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। सही बात है बच्चों, जो जोन्स थे इन्होंने एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था और यहीं से एशियोटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका प्रकाशन किया। लेकिन कारण क्या कहा गया है कि 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1791 में। कहाँ पर? बनारस में। किस लिए हुई थी? ताकि वहां पर प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में शिक्षा दी जा सके जो देश को शासन को चलाने में मदद करे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक तरफ तो जोन्स ने एशियोटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना की, एक तरफ हिंदू कॉलेज की स्थापना हो रही है। क्या इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है? नहीं है, लेकिन बातें दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। तो क्या बोलेंगे कि अभिकथन एक कारण दो हैं तो दोनों बिल्कुल सही, लेकिन व्याख्या नहीं दे रहे यहाँ पे, ये है ना, व्याख्या नहीं है इनकी यहाँ पे, इस वजह से। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा यहाँ पे कि असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए बी वाला हमारा करेक्ट होगा। ओके, अब आता है प्रश्न नंबर 10। अब ये प्रश्न नंबर 10 आपके पॉलिटिकल साइंस से मैंने लिया है और इसमें कहा गया कि निम्नलिखित दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो क्या कहा गया। सबसे पहली जानकारी, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से लागू कर दिया गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इस एक ही सेंटेंस में दो चीजें आपको पता चली। भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ, यानी कि अंगीकृत कब हो गया था, साइन वन कब हो गए थे? ये हो गए थे बच्चों 26 नवंबर 1949 को। पूरी तरीके से हमारा भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। दूसरा, संविधान जब लागू किया गया था तो उस समय हमारे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। अगला, हमारे भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये लिए गए हैं। चौथा, संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और कुल 166 बैठकें लगी थी। ठीक है, कितना टाइम? 2 साल 11 महीने 18 दिन। कितनी बैठकें हुई थी टोटल? टोटल मीटिंग्स हुई थी 166। तो क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे? हम कहेंगे कि 1 2 3 4 सारी इंफॉर्मेशन हमारी करेक्ट है। एक चीज ध्यान रखना कि जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे बताई है ना, ये सिर्फ एक क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये कम से कम 6 से 7 एमसीक्यू की इंफॉर्मेशन है आपके लिए। तो बड़े ध्यान से याद करके जाइएगा। ओके, सेम इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों। रीड दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। तो यहाँ पे जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब है प्रश्न नंबर हमारा 11 में कहा गया है 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने सिर पर मैला ढोने की प्रथा के बारे में सरकारी विभागों को क्या आदेश दिया था? अर्थात सिर पर मैला ढोने की जो प्रथा थी, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ना 2005 में सरकारी जो दफ्तर है, जो विभाग है, उनको एक आदेश दिया। क्या आदेश दिया था? उन्होंने कहा था कि 6 महीने के भीतर ऐसे मामलों की जांच करना और रिपोर्ट देना अनिवार्य है। क्या 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 कहा मैंने? कि 6 महीने के भीतर भीतर ऐसे मामलों की जांच करना और रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा, अगर ये सब ऐसा देखा जाता है तो। ठीक है, तो व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन 2005 रिगार्डिंग द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैविंग, दैट इज टू इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट विद इन 6th मंथ।
ओके, अब आता है प्रश्न नंबर हमारा 12। निम्नलिखित में दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही जानकारी की पहचान कीजिए। जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन। सबसे पहले भाषाविद क्या है? एक ऐसा व्यक्ति बच्चों जो कई भाषा को जानकार हो, विद्यार्थी हो। जैसे आप हो, आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, पंजाबी आती है, हरियाणी आती है, दो या दो से अधिक भाषा आती हैं, तो आप भी एक भाषाविद हैं। प्राच्यवादी मतलब एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाला, जो एशिया की, एशियन कॉन्टिनेंट्स की जो लैंग्वेज है उसको जानने वाला, उसका ज्ञान रखने वाला, उसकी संस्कृति का ज्ञान रखने वाला प्राच्यवादी कहलाएगा। मुंशी कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना जानता हो, लिखना जानता हो और पढ़ाना भी जानता हो। पढ़ना, लिखना और पढ़ाना तीनों जानता हो, उसे मुंशी कहते हैं। मदरसा क्या होता है बच्चों? सीखने का ऐसा स्थान जो अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह किसी भी तरह स्कूल या कॉलेज का कोई संस्थान हो सकता है। मदरसा क्या हो सकता है? किसी भी तरह का स्कूल, कॉलेज या संस्थान हो सकता है जहाँ पे अरबी भाषा पढ़ाई जाती है। ठीक है, सीखने का स्थान होता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चों? यहाँ पे हमारा जो ये ई वाला पार्ट रहेगा, उपरोक्त सभी वाला, ठीक है, ई जो रहेगा हमारा उपरोक्त सभी, यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ई वाला। ठीक है, यहाँ पे वो देखेंगे, अरे इतनी जल्दी नहीं जाना है भाई। हाँ देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो लिंग्विस्टिक, ओरिएंटलिस्ट, मुंशी, मदरसा एंड ये ई वाले करेक्ट। आ गया समझ में? यहाँ पे आपकी ये परिभाषाएं पूरी हो गई सारी की सारी। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 13। 13वें प्रश्न में क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। हैं, कांग्रेस के बारे में हम देखेंगे। हाँ चलो, कांग्रेस के बारे में क्या पढ़ेंगे? देखो, 1885 में बंबई में 72 प्रतिनिधियों ने कांग्रेस की स्थापना की। हैं, ध्यान से सुना आपने? क्या कहा मैंने? कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। कहां हुई? बंबई में। कितने प्रतिनिधियों ने मिलकर की? 72 ने। आया समझ? अगला, कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक नेताओं में शामिल हैं दादा भाई नेरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, ये सभी प्रमुख थे। अगला, ए ओ ह्यूम, भारतीयों को एक मंच पर लाने की इन्होंने भूमिका निभाई। कांग्रेस का उद्देश्य सभी भारतीयों के हित में स्वशासन की मांग करना था। कांग्रेस किस लिए बनाई गई थी? ताकि ये भारतीयों के हित के स्वशासन की मांग कर सके। तो कांग्रेस के बारे में सारी बातें हमारी यहाँ पे सही, इसलिए क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 सारे के सारे कथन हमारे सही हैं। ठीक है, ऐसे करके सेम इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों। नेशनल कांग्रेस के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी गई है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी एकदम करेक्ट होगी, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही है। ठीक है बच्चों, चलो अब आता है प्रश्न नंबर है हमारा यहाँ पे 14th। इसमें कहा गया है, ऐसा संसाधन बच्चों, ऐसा संसाधन जिसकी मात्रा हमें ज्ञात है और वर्तमान में उपयोग में अगर लाया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? ठीक है, ऐसा संसाधन क्या होगा जिसकी जो मात्रा है हमें पता है कितनी उसकी क्वालिटी है और उसका हम उपयोग करें, तो ऐसे को क्या बोलेंगे? सिंपल सा, अरे ये तो सिंपल है सर, इसको वास्तविक संसाधन बोलेंगे, रियल रिसोर्स बोलेंगे, है ना। व्हाट इज रिसोर्स कॉल्ड? whose quantity is known and which is currently being used, it is called real resources, है ना। अथवा देखो बच्चों क्या है, ओहो एक बार फिर से आ गया है गलत जानकारी वाला। हाँ, तो अब यहाँ पे पता है क्या होगा? अब देखना यहाँ पे बड़े मजे से समझिएगा। निम्नलिखित दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और गलत का पहचान कीजिए। देखो, सबसे पहली जानकारी हमें क्या दी जा रही है? सबसे पहले कहा गया है सितंबर 1847 में अंग्रेजों ने भीषण संघर्ष के बाद दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। ये गलत है। यहाँ पे ये जो डेट है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 1857 मई 10 मई के आसपास तो हमारा ये जो क्या बोलते हैं 1857 का विद्रोह था, ये शुरू हुआ था। तो ये 1847 नहीं, ये 1857 होगा। ठीक है, लेकिन दोबारा से कब कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने? सितंबर 1857 में। ठीक है, तो गलत कौन सा हो गया? ए वाला ही हमारा गलत हो गया, क्योंकि 47 दे रखा है, 57 होना चाहिए था। लेकिन ये भी चीजें आपके लिए जरूरी है जानना। बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का मुकदमा चलाया गया उनके ऊपर। दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास के लिए कहां भेजा गया था बच्चों? रंगून की जेल में। कब भेजा गया था? 1858 में भेजा गया था। नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई और फिर मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई? 1862 में, और मुगल वंश का अंत भी होता चला गया। ठीक है, तो कई चीजें आपको पता चल गई।
क्या पता चल गई बच्चों कि 18 सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दोबारा से दिल्ली पे कब्जा कर लिया। ठीक है, बहादुर शाह जफर को बंदी बना के अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया, दोषी पाया गया तो 1858 में रंगून भेज दिया, 1868 में मृत्यु हो गई इसकी और मुगल साम्राज्य अंत हो गया, है ना। तो रीड दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट होगी हमारी ए वाली, क्योंकि ये 1847 नहीं, ये 57 है ना। तो ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं बच्चों अपने प्रश्न नंबर 15 पे। अब जो 15 प्रश्न है ना, इसमें क्या है, निम्नलिखित वर्षों और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का मिलान करें। तो किस वर्ष कौन सी घटना हुई थी ये बतानी है, जैसे कि 1984 में, 1993, 2003, 1991, कब कौन सी घटना घटी। फॉर एग्जाम्पल 1984 में क्या घटना घटी थी बच्चों, ये घटना थी भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, कौन सी घटना, भोपाल गैस त्रासदी। दूसरी है 1993 में क्या हुआ था बच्चों, 1993 में मैला ढोने पर पाबंदी वाला कानून लाया गया था। ओके, 2003 में क्या हुआ था बच्चों, सफाई कर्मचारी आंदोलन हुआ था, यानी कि PIL। और सबसे आखिर में 1991 में सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य मामला सामने आया था। ओके, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, अगर आप देखेंगे तो पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का ए, ये हमारा पूरा हो गया। अब सेम अगर आप यहाँ पे इसे इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो 84 का हमारा हो जाएगा बी, 93 का सी हो जाएगा, 03 का हमारा ये हो जाएगा, 91 का आपका ए हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक मुझे लगता है कि अब आपको सेक्शन ए जो है इसके जो मैंने 15 MCQ समझाए, अरे नहीं 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 15 नहीं, कम से कम 40 से लेके 50 जो आपको MCQ बताए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर देना, जिस तरीके से हम आपको ऐसे क्वेश्चन करवा रहे हैं क्या वाकई में आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, आपको हेल्प मिली एग्जाम के लिए, जल्दी मुझे कमेंट में बताओ फटाफट से। ओके, तब तक के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपने अगले खंड को, जो कि है खंड नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जो हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं इसके बारे में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए, यानी कि इन दोनों में से किसी एक का करना है आंसर आपको, या फिर आप ये इस एक का आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट क्या था और गांधी जी ने इसका विरोध क्यों किया था। तो आओ बच्चों समझते हैं। दरअसल 1919 में पारित रॉलेट एक्ट ये कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकारों पर अंकुश लगाने का एक कानून था। अंग्रेजों ने इसे लाया था। पुलिस को यह अधिकार दे दिया गया था कि किसी को भी बिना शक के आप जेल में डाल सकते हो, बिना FIR, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, केवल शक के आधार पर भी जेल में डाल सकते हो। बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला गया था। गांधी जी ने विरोध क्यों किया, मतलब करते हुए क्या कहा, तो गांधी जी और अन्य नेताओं ने इस रॉलेट एक्ट को शैतान की करतूत, काला कानून कहा और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी का मानना यह था कि सरकार के पास लोगों को बुनियादी स्वतंत्रता छीनने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे संविधान में वर्णित है अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार, लेकिन इस रॉलेट एक्ट की वजह से वो अधिकार भी उल्लंघनित हुआ। ठीक है, उसका उल्लंघन हुआ। तो सरकार के पास ऐसे बुनियादी अधिकार छीनने की कोई ताकत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा अधिकार है ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। आई गेस समझे पहला। दूसरा क्वेश्चन देखो, चौरी चौरा की घटना क्या थी और इसका सहयोग आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, असहयोग आंदोलन पे। तो देखो बच्चों, जो चौरी चौरा है इसकी घटना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ रही है। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं कि मोड़ रही है, क्योंकि घटना ये थी कि फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो पुलिस ने किसानों के एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। किसने, पुलिस ने किसानों का एक शांतिपूर्ण जुलूस जा रहा था उस पर गोली चला दी, जिसके आक्रोश में, यानी कि जिससे देखकर जो आम लोग थे, असहयोग आंदोलन के लोग, वो क्रोधित हुए और किसानों की भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा पुलिस थाने में आग लगा डाली। ठीक है, किसानों को मारा कैसे तुमने। इस घटना में 22 पुलिस वाले मारे गए। ये थी चौरा चौरी की घटना। प्रभाव क्या हुआ, महात्मा गांधी जी ने कहा था असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले ही ये आंदोलन पूर्ण रूप से अहिंसात्मक रहेगा। ठीक है, और ये हिंसा के विरोध में थे, है ना। अतः
इस हिंसक घटना की खबर मिलते ही उन्होंने चल रहे असहयोग आंदोलन को अचानक से वापस लेने का निर्णय लिया। तो ये घटना थी, ये प्रभाव इस पे पड़ा। ओके, अब यहीं पे आ जाता है हमारा इसका अगला क्वेश्चन अथवा वाला, अंग्रेजों ने अपने आधिकारिक दस्तावेज को कैसे संरक्षित किया? अंग्रेजों ने अपने आधिकारिक दस्तावेजों को कैसे संरक्षित किया था बच्चों? तो कई तरीकों से किया था। क्या? ब्रिटिश शासन के दौरान किसी भी जानकारी को लिखित रूप में दर्ज करना प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। ये ब्रिटिशर्स थे ना, इनके लिए सबसे जरूरी ये होता था कि कोई भी जानकारी हो उसे एक डॉक्यूमेंट में लिखना, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट, लिखित रिकॉर्ड का महत्व। अंग्रेजों का मानना था कोई भी घटना हो, कोई भी नीति हो, इसको दस्तावेजों में सुरक्षित करने से भविष्य में इसका अध्ययन संभव हो पाता है। ठीक है, इनका मानना था वैज्ञानिक विश्लेषण, अर्थात दस्तावेजों के सुरक्षित होने से उन पर गहन विश्लेषण और विचार विमर्श करना आसान हो जाता है। ठीक है, फिर तीसरा क्या है बच्चों? व्यवस्थित संरक्षण। यानी कि इन लोगों का मानना था, ब्रिटिशर्स का, कि दस्तावेज को एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से सहेज कर रखने की एक स्थायी परंपरा इन्होंने विकसित की थी। रिकॉर्ड रूम इन्होंने बना रखे थे हर चीज के लिए। तो ये चीजें हैं बच्चों, ये लोग इन तरीकों से लिखित रिकॉर्ड का महत्व जानते थे, वैज्ञानिक विश्लेषण पता था, इन्हें रिकॉर्ड रूम बना रखे थे और हर एक जानकारी को क्रम से व्यवस्थित करके रखते थे, है ना। तो ऐसे वो अपने सारी की सारी जानकारी को लिखित रूप में दर्ज किया करते थे। ओके बच्चों, तो एक बार सारे बच्चे कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या आपको ढंग से समझ में आ गया है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। और तब तक के लिए यही क्वेश्चन आंसर आपको मैं इंग्लिश मीडियम में दिखा देता हूं। ठीक है, मैं अपने आप को 1 मिनट के लिए यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप जो है ना इसका आंसर जो है पूरा अच्छे से देख सको। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट एंड व्हाई डिड गांधी जी अपोज इट? तो क्या था ये और आखिर गांधी जी ने इसको क्यों अपोज किया था, यहाँ से देख सकते हैं। कि उसके बाद व्हाट वाज द चौरा चौरी इंसिडेंट एंड व्हाट इम्पैक्ट डिड इट हैव ऑन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो आखिर ये इंसिडेंट था क्या और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था नॉन कौन सा मूवमेंट था हमारा, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर। उसके बाद में हाउ डू ब्रिटिशर्स प्रिजर्व देयर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स? तो वो किस तरीके से प्रिजर्व करते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलो अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है, वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। सही बात है, जो वनस्पति है और वन्य जीवन है ये बहुमूल्य संसाधन है। आओ एक एक करके समझेंगे, ठीक है, अच्छे से। वैसे ये प्रश्न जो है ना, हो सकता है कि आपका 5 नंबर में भी आ जाए, है ना। तो 5 नंबर में आएगा तो आपको जितना आंसर बताऊंगा पूरा लिखना है। 2 नंबर में आएगा तो लाभ लिख दो 2 से 3, और वन्य जीवन के बारे में 2 से 3 पॉइंट लिख दो, बस पूरे 2 नंबर मिलेंगे, है ना। जैसे कि मैंने लिखा वनस्पति के लाभ। तो वनस्पति के लाभ क्या क्या होते हैं बच्चों, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो वनस्पति का लाभ होता है, वनस्पति पृथ्वी का एक अनमोल संसाधन है जो न केवल प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन प्रदान करता है, बल्कि ऑक्सीजन के साथ साथ अनेक प्रकार से हमारे जीवन को सहारा देती है। कैसे? हमें इमारती लकड़ी, हमें ईंधन, हमारे ईंधन का स्रोत है ये। प्राणियों को आश्रय देने में सहायता करती है, पशु पक्षी जंगली जीव इंसान सबको। मृदा अपरदन को रोकती है, यानी कि जब जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे होते हैं, ये सभी मृदा के अपरदन को रोकते हैं, मृदा के कटाव को रोकते हैं, उसको नष्ट होने से रोकते हैं। भूमिगत जल के संरक्षण में सहायक होती है। इसमें भूमिगत जल के संरक्षण में सहायक होती है ना। फल, गोंद, औषधियाँ, कागज, तारपीन का तेल, लेटेक्स, ये सभी में प्रदान करती है। रक्षक मेखला के रूप में काम करती है, खास करके तटीय और मौसमी क्षेत्रों में। तो वनस्पति की ये इंपॉर्टेंस है। अब वन्य जीवन का क्या योगदान है भाई? जो वन्य जीवन है इसका क्या योगदान है? तो वन्य जीवन में जैसे जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव ये शामिल होते हैं और इन सभी से मिलकर हमारा बनता है परितंत्र। तो ये सभी जो भी हैं जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव, ये परितंत्र की भूमिका निभाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये हमें दूध, मांस, खाल, ऊन ऐसे उत्पादों के स्रोत है हमारे लिए। अब एग्जाम्पल के लिए मधुमक्खी है, ये शहद देती है और परागकण में सहायक करती है। चिड़िया जो है वो कीट का नियंत्रण करती है, जैविक अपघटक है ये। गिद्ध की बात करें तो मृत जीवों को खाकर पर्यावरण की सफाई करती है, इसीलिए साइंस में इसको सफाई कर्मी भी कहा जाता है गिद्ध को, है ना। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। सेम इसी का इंग्लिश वर्जन देखेंगे, प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो बेनिफिट्स ऑफ प्लांट्स क्या है बच्चों? तो ये बेनिफिट्स आपके यहाँ पे हो जाएंगे सारे के सारे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं की बार में, ठीक है। फिर आ जाता है आपका यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ओके। अब आता है प्रश्न नंबर 4। अब 4 में देखो क्या है कि हमें इनमें से किसी एक का उत्तर करना है। प्राथमिक क्रियाएं
और तृतीय क्रियाओं में अंतर स्पष्ट करो। वैसे ये प्राथमिक क्रिया, तृतीय क्रिया ये अलग से 2-2, 3-3 नंबर में आ जाएगा। तो आ जाओ एक-एक करके अंतर करते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्रिया और तृतीयक में। पहले प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक यानी कि कोई भी क्रिया जो शुरुआत में खेती से हो रही है, सिंपल सा। तो बच्चों प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं, ध्यान से सुनो। वे आर्थिक गतिविधियां जो सीधे सीधे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग या निष्कर्षण से जुड़ी होती हैं। इनमें कृषि शामिल है, इसमें पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और वनों की कटाई जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं, जिसका उद्देश्य प्रकृति से संसाधन को प्राप्त करना होता है। और ये प्राथमिक क्रियाएं मुख्यतः ग्रामीण और प्राकृतिक क्षेत्रों में संचालित होती हैं। इनमें अपेक्षाकृत कम तकनीक कौशल की आवश्यकता होती है। तो आपको समझ में आया प्राकृतिक क्रिया क्या है। ये क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं बच्चों, ऐसी गतिविधियां जो सीधे प्राकृतिक एरिया से संबंधित होती हैं, चाहे वो खेत हो, बाग बगीचे, जल, वन, इन सभी से, है ना। इसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन वगैरह, वन की कटाई, ये सब इसमें शामिल है। ओके, फिर बात आती है तृतीयक की। अब तृतीयक क्रियाकलाप क्या होते हैं बच्चों, तो तृतीयक बेसिकली सेवाएं होती हैं, सर्विसेज होती हैं। कौन सी सर्विसेज, ये ऐसी सेवाएं होती हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सहयोग देती हैं। जैसे कि तृतीयक में आप परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, बीमा, टूरिज्म, ऐसी सेवाएं इसमें आती हैं जो कि उत्पादन में भी, ठीक है, प्रोडक्शन और जो कंज्यूमर है, इनके बीच एक सेतु की भूमिका निभाता है। तो तृतीय क्रियाएं ये होती हैं। क्या तृतीय क्रियाएं, सेवाएं हैं ये दरअसल, जो प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलापों को दी जाती हैं। ये क्रियाएं शहरी एवं विकसित क्षेत्रों में अधिक रहती हैं और इनमें कुशलता, तकनीकी ज्ञान अथवा सेवा केंद्रित दक्षता भी अधिक होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। फिर यहाँ पे आ जाता है दूसरा प्रश्न, कानूनों को लागू करना प्रवर्तन क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। कानूनों को लागू करना क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखो बच्चों, कानूनों को केवल बनाना ही पर्याप्त नहीं है, ठीक है ना। कानून मान लेते पार्लियामेंट ने कुछ बना दिया तो वो बनाना ही जरूरी नहीं, बल्कि बनाने के बाद उसे व्यवहार में लाना और व्यवहार में लाकर प्रभावी रूप से लागू करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कोई भी आप जो प्लान बना लेते हो वो सिर्फ कागज पे रह जाएगा तो वो कभी ना कभी चला जाएगा, है ना, खत्म हो जाएगा। लेकिन उसे कागज पे उतारने के बाद उस प्लान को एग्जीक्यूट करना, उसके लिए स्टेप्स उठाना, ये बहुत जरूरी होता है। सेम यही है कि कानून बना तो दिया लेकिन उसको लागू करना, उसको व्यवहार में लाना, ये उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। अब इसकी मुख्य बातें कुछ ऐसी हैं, जैसे कि जिम्मेदारी। कानूनों को बनाने का काम किसका है, विधायिका का, यानी कि पार्लियामेंट करती है, लेकिन उन्हें लागू करने की पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है, सरकार की होती है। ठीक है, अब इससे होगा क्या, जब लागू करेंगे तो कमजोरों की रक्षा होगी। जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमजोरों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसे लागू करना बहुत जरूरी होता है ना। जैसे कुछ समुदाय के लोग हो गए, है ना, आदिवासी समुदाय खास करके, तो उनके लिए जरूरी होता है जल्दी से जल्दी बना के लागू किया जाना, है ना। शोषण से बचाओ, यदि सरकार कार्यस्थलों का नियमित निरीक्षण नहीं करेगी और उल्लंघन करने वालों को सजा नहीं देगी तो समाज में पीड़ितों का शोषण जारी रहेगा। सिंपल सा है, तभी तो कानून बनाए जाते हैं ताकि लागू करके इन सभी को सजा दी जा सके, है ना, शोषण से लोगों को बचाया जा सके और जो शोषण कर रहा है उसको सजा मिले, है ना, ये चीजें। तो अगला क्वेश्चन इंग्लिश में, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी रिएक्शन एंड टेरिटरी रिएक्शन। ये बेसिकली एक्टिविटीज होना चाहिए यहाँ पे, प्राइमरी एक्टिविटीज और टेरिटरी एक्टिविटीज। तो प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं बच्चों, टेरिटरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, सारी चीजें आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। मैंने आपने आपको यहाँ से हटा दिया है, आप इजीली देख लेना। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है बच्चों हमारा अगले वाला प्रश्न कि व्हाट इज इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। तो इन्फोर्समेंट कहाँ गया, हाँ ये रहा, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है क्या, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आई होप अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा यहाँ पे। चलो, अब है प्रश्न नंबर 5। 2 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का प्रश्न का उत्तर। तो पहला प्रश्न है, 2005 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस याचिका पर दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों का वर्णन कीजिए। कौन सी याचिका भाई, 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय लिए हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। कौन से निर्णय लिए थे भाई, आ जाओ बताते हैं आपको निर्णय कौन से लिए थे। देखो, सन 2005 में जनहित याचिका पर विचार करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र
और राज्य सरकारों को कुछ निर्देश दिए थे। ठीक है, वो निर्देश क्या थे? तो सबसे पहला था सच्चाई का पता लगाना, अर्थात कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक विभाग को और मंत्रालय को यह आदेश दिया कि वे 6 महीने के भीतर अपने यहाँ ये जो सिर पे मैला उठाने वाली जो प्रथा है, इसकी व्यापकता की जांच करेंगे और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे इस कोर्ट के अंदर। दूसरा, मुक्ति और पुनर्वास। सरकार ने कहा यदि सिर पर मैला ढोने की प्रथा अभी भी प्रचलित कहीं पाई जाती है तो संबंधित सरकारी विभाग को ऐसे श्रमिकों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना होगा। ठीक है, यानी कि उन्हें उनका एकदम पूरी तरीके से कल्याण करना पड़ेगा। फिर कानूनी अंत। इन्हीं संघर्षों के परिणाम स्वरूप कुछ 7 से 8 साल के अंदर ही 2013 में एक नया और सख्त कानून बनाकर इस कुप्रथा को पूरी तरीके से समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया था, ऐसे करके। ठीक है ना, तो 2005 में इन सारी चीजों को बताया था। अब यहां पे आ जाता है हमारा सेकंड, भारत में मुस्लिम समुदाय को हाशियाई समुदाय क्यों माना जाता है? तो मुस्लिम समुदाय को आखिर हाशियाई समुदाय क्यों मानते हैं बच्चों? तो एक सेकेंड, ओके, ओहो, यहाँ पे आई थिंक ना क्वेश्चन के आंसर इधर उधर हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पे दरअसल क्या है कि आपके छोटे छोटे पॉइंट लाइक, हाँ ये देखो, आंसर तो वैसे यही है आपका, 3 पॉइंट है सीधे सीधे। क्या? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी में मुसलमानों की संख्या है 14.2%। कितनी है? 14.2% है। विकास में कमी, अर्थात मुसलमान जो हाशिया पे क्यों जा रहे हैं? एक तो उनकी जनसंख्या कम है, दूसरा विकास में कमी है। कैसे? अन्य समुदायों की तुलना में इन्हें सामाजिक और आर्थिक विकास के लाभ भी कम मिल पाते हैं। पिछड़ापन, मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता, सरकारी नौकरियों के मामले में इस समुदाय की स्थिति काफी पिछड़ी हुई है, यानी कि काफी ज्यादा खराब स्थिति है इसकी। ओके, फिर अब आता है इसका इंग्लिश मीडियम। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो आपको इसमें से किसी एक का आंसर करना है। ठीक है, जैसे कि डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन द पिटीशन इन 2005। तो क्या क्या उन्होंने दिए थे बच्चों, वो यहाँ पे आप सारी चीजें दे सकते हैं। फाइंडिंग आउट ऑफ द ट्रुथ, ठीक है, और ये सारी चीजें यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे आता है अगला प्रश्न कि वाई इज द मुस्लिम कम्युनिटी कंसिडर्ड अ मार्जिनल कम्युनिटी इन इंडिया? तो क्यों कहते हैं बच्चों इसको? तो ये रीजन है पॉपुलेशन, लैक ऑफ डेवलपमेंट एंड बैकवर्डनेस। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा सेक्शन ए के साथ सेक्शन बी अब यहाँ पे पूरा हो गया है ना। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों अपने अगले खंड को। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम शुरुआत करेंगे अपने खंड नंबर का, जो कि रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें बेसिकली ना हमारे 3 नंबर के 2 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1, और प्रश्न नंबर 1 समझने से पहले 2 को समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें हमें कांग्रेस के बारे में पता चलेगा। क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि समझाइए, इसका गठन कैसे हुआ, प्रारंभिक नेतृत्व बताइए, किसने किया था नेतृत्व, इसका उद्देश्य क्या है, इन सभी के बारे में। तो आंसर देखो यहां से लिखेंगे। दरअसल कुछ पढ़े लिखे भारतीयों ने एक अखिल भारतीय संगठन बनाने की जरूरत महसूस की, जिसे इल्बर्ट विल विवाद ने और ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, जिसकी मुख्य जानकारी इस प्रकार है। सबसे पहली स्थापना 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मिलकर बंबई में सभा की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर डाली। ओके, प्रारंभिक नेतृत्व यानी कि शुरुआत में कौन कौन इसमें शामिल थे? तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, है ना, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे नाम आपको दिख रहे होंगे, है ना। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट भूमिका रही वो एक तो थे दादा भाई नौरोजी और एक थे ए.ओ. ह्यूम। दादा भाई नौरोजी की भूमिका ये थी कि हालांकि ये एक व्यवसायी थे, एक प्रचारक थे, लेकिन रहते कहाँ थे? लंदन में, फिर भी कांग्रेस के सदस्य बने। ये ब्रिटिश संसद के सदस्य भी थे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। ए.ओ. ह्यूम दरअसल रिटायर यानी कि सेवानिवृत्त एक ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम ने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को एक मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उद्देश्य क्या था? संगठन का लक्ष्य किसी भी समुदाय के लिए नहीं, किसी एक के लिए नहीं, बल्कि भारत के सभी समुदाय, सभी लोगों के लिए समान रूप से काम करना,
दरअसल ऐसे काम करना कि वो अपने लिए खुद खड़े हो सके, अपनी बात को सामने रख सकें, है ना, इस लायक उन्हें बनाना, ये इनका उद्देश्य था, मेन उद्देश्य। ओके, अब इसमें हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक 20 वर्षों में, ठीक है, 85 से लेकर के 1905 तक का मध्यम वर्गीय चरण जिसे कहते हैं, मुख्य राजनीतिक मांगे क्या थी और उनके कार्य करने के तरीके क्या थे। तो आओ बच्चों समझते हैं। तो अपने शुरुआती 20 वर्षों में कांग्रेस में एक मध्यम वर्गीय पार्टी थी। इसकी मुख्य मांगे और तरीके निम्नलिखित थे। सबसे पहला प्रशासनिक मांगे, अर्थात कांग्रेस विधान परिषदों में भारतीयों को ज्यादा जगह देना चाहती थी, परिषदों को अधिक आकार देना और शासन व्यवस्था का भारतीयकरण करना, ये इसकी मांग थी। क्या मांगे थी कि ज्यादा से ज्यादा जो विधान परिषद है वहां पे भारतीयों को जगह मिले, उनको अधिकार मिले, भारतीयकरण हो दरअसल शासन व्यवस्था का, ये मांग थी। दूसरा सिविल सेवा परीक्षा, कांग्रेस ने मांग की कि सिविल सेवा परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित की जाए ताकि धन संपत्ति जो है वो बाहर ना जाए, है ना, ये चीज है। अधिकार और कानून, अर्थात न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। जो न्यायपालिका कार्यपालिका है, इनके जो काम है ना वो मिले जुले रखते हैं, तो इनके कार्यों को अलग किया जाए। आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। फिर कार्य करने का तरीका क्या था? तो मध्यम वर्गीय नेता अखबारों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, भाषण के जरिए जनमत का निर्माण करते थे। जनमत का मतलब होता है कि लोगों के लिए अपना समर्थन जुटाना, ठीक है, या फिर अपने लिए लोगों का समर्थन जुटाना। उन्हें विश्वास था कि अंग्रेज न्यायप्रिय हैं, इसलिए वे केवल सरकार को भारतीयों की भावनाओं से अवगत कराना चाहते थे, है ना। तो ये चीजें बच्चों जो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे दूसरा प्रश्न। अब तीसरा क्या कहता है बच्चों? आधिकारिक रिकॉर्ड्स की सीमाएं। जो आधिकारिक रिकॉर्ड्स होते हैं, आखिर इनकी सीमाएं क्या होती हैं? कोई भी रिकॉर्ड हो किसी भी तरीके का, क्या सीमाएं होती हैं? तो लिखेंगे इस तरीके से, आधिकारिक रिकॉर्ड्स सूचना का एक बड़ा स्रोत होते हैं, लेकिन फिर भी समाज के हर वर्ग और उनकी वास्तविक भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, एक तरफा दृष्टिकोण होता है। जो आधिकारिक रिकॉर्ड होते हैं ना वो एक तरफा दृष्टिकोण होते हैं। कैसे? क्योंकि कोई भी आधिकारिक रिकॉर्ड बनाया जाता है तो ये बेसिकली किसकी सोच पे बनता है? जो अधिकारी होते हैं उनकी सोच के आधार पे बनता है ना। जैसे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, अगर उससे कोई रिकॉर्ड बनाना है तो वो अपनी सोच के हिसाब से बनाएगा, है ना। उसमें वो अपनी प्राथमिकताओं को रखेगा। ओके, आगे, जनता की अनदेखी। इन आधिकारिक रिकॉर्ड में, इन अभिलेखों में आम जनता की वास्तविक सोच या उनके अनुभवों की जानकारी मिलती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब वो अपने हिसाब से ही रखते हैं जो रिकॉर्ड को लिखने वाले होते हैं, है ना। तो क्या होगा बच्चों? वैकल्पिक स्रोतों का महत्व, अर्थात इतिहास को बेहतर समझने के लिए यात्रा वृतांतों, आत्मकथाओं और समाचार पत्रों का सहारा लेना अनिवार्य होता है। यानी कि इतिहास को बेहतर समझने के लिए हमें यात्रा वृतांतों, आत्मकथाओं और समाचार पत्रों का सहारा लेना जरूरी होता है अगर हम रिकॉर्ड्स को देख रहे हैं तो। शिक्षित वर्ग का प्रभाव, ये दस्तावेज केवल और केवल जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं ना उनके द्वारा तैयार किए गए हैं। हाशिए के लोग इन रिकॉर्ड में आदिवासियों के बारे में, किसानों के बारे में, सड़क के बारे में कुछ नहीं लिखा होता, कुछ पता नहीं चलता, सिर्फ बड़े बड़े लोगों के चर्चे होते हैं आधिकारिक रिकॉर्ड्स में। तो ये सीमाएं हैं इनकी। ओके, अब इंग्लिश में देखो। इंग्लिश में देखने के लिए यहाँ पे आप ऐसे देखो, What were the main political demands and methods of functioning of the Indian National Congress during the initial 20 years moderates phase? तो क्या था बच्चों? वो थी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, राइट एंड लॉ, ठीक है, और मेथोडोलॉजी। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन है कि मेंशन द बैकग्राउंड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, इट्स फॉर्मेशन एंड अर्ली लीडरशिप। तो क्या था बच्चों? ये रहा आपका पूरा का पूरा आंसर। एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, अर्ली लीडरशिप के बारे में, दादा भाई नरोजी's रोल के बारे में, कंट्रीब्यूशन ऑफ एओ ह्यूम और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, ठीक है। फिर देन राइट द लिमिटेशंस ऑफ द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की लिमिटेशंस क्या होती हैं? वन साइडेड व्यू होता है, नेग्लेक्ट ऑफ द पब्लिक होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ द अल्टरनेटिव सोर्सेज, इन्फ्लुएंस ऑफ द एजुकेटेड क्लास, ठीक है, मर्जिनाइज्ड पीपल, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। ओके ओके, तो चलो अब हम देखते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन को। अब इसमें क्या है बच्चों? थोड़े नहीं, काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सातवां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए। क्या क्वेश्चन है
जनसंख्या परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या वृद्धि धीमी रहने का रीजन क्या था? ठीक है, तो आओ बच्चों देखो, जनसंख्या परिवर्तन का मतलब क्या होता है? जनसंख्या परिवर्तन का मतलब होता है कि एक निश्चित समय अवधि के दौरान 2025-26, 2026-27 एक निश्चित समय के दौरान अवधि के दौरान लोगों की संख्या में होने वाले बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। ये कम हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है। अब 1800 ईस्वी तक धीमी वृद्धि का रीजन क्या था भाई? ठीक है, तो क्या रीजन था? देखो, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। क्या रीजन था? स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। इस दौरान उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, 1800 ईस्वी तक, जिसके कारण बड़ी संख्या में जन्म लेने वाले बच्चों की शीघ्र अतिशीघ्र मृत्यु हो जाती थी। दूसरा है भोजन में कमी। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था, क्योंकि किसान अपनी उत्पादकता से बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे, है ना। ओके, उसके बाद है उच्च मृत्यु दर, अर्थात ऐसी परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि की दर बहुत कम थी, यानी कि मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। ओके, इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, इसके मुख्य कारण क्या थे? एक तो अभी हमने देखा जनसंख्या धीमी रहने के रीजन, अब है जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, है ना। तो देखो, जब किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या बहुत ही कम समय अंतराल में कुछ ही टाइम के अंदर तेजी से बढ़ जाए तो उसे जनसंख्या का विस्फोट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सन 1804 में विश्व की जनसंख्या केवल 1 अरब थी, लेकिन 1959 में बढ़कर 3 अरब हो गई और 1999 में 6 अरब। देखो आपने कि 1804 से 1959 यानी कि 155 साल में कितनी बढ़ी? केवल 2 अरब, यानी कि 1 से 3 2 अरब। लेकिन आने वाले 40 साल के अंदर ही ये 6 अरब हो गई, डबल हो गई सीधा, है ना। अब इसका कारण क्या था जनसंख्या विस्फोट होने का? सबसे पहला जो रीजन है वो यहाँ पे है मृत्यु दर में कमी, अर्थात बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और औषधियों दवाइयों के कारण मौतों की संख्या में कमी हो गई। अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, औषधियां मिलेंगी, दवाइयां मिलेंगी, तो सिंपल सी बात है डेथ रेट तो वैसे भी कम हो जाएगा। खाद्य आपूर्ति, अर्थात भोजन की उपलब्धता बढ़ने लगी, भुखमरी कम हो गई तो डेथ रेट वैसे भी कम हो जाएगी। स्थिर जन्म दर यानी कि मृत्यु दर कम होने के बावजूद जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या भी कम बनी रही, मतलब बहुत अधिक बनी रही। देखो क्या हुआ कि मृत्यु दर तो कम हो गई लेकिन जन्म दर अभी भी बढ़ी जा रही थी, तो इसलिए जनसंख्या और तेजी से बढ़ी, है ना। ये 2 क्वेश्चन आपके इस तरीके से हो गए। अब इसी में हमारे ये 2 क्वेश्चन और आते हैं, बट उससे पहले इन दोनों क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन देख लो आप, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं हटाता हूँ इधर। तो व्हाट इज मीन बाय द पॉपुलेशन चेंज, व्हाट वाज द रीजन फॉर द स्लो ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन अंटिल 18th। ठीक है, तो पॉपुलेशन चेंज क्या होता है और रीजन क्या थे? ग्रोथ 1800 एडी तक जो थी वो काफी स्लो थी, तो ये 3 रीजन थे, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, फूड शॉर्टेज एंड हाई मोर्टेलिटी रेट। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, व्हाट वर इट्स मेन कॉज। ठीक है, तो क्या कहते हैं बच्चों? एग्जाम्पल क्या है? मेन रीजंस हैं, एक सेकेंड, ओ हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मेन रीजंस ये रहते हैं। ओके, ये होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। चलो अब आते हैं अपने हम क्वेश्चंस की तरफ। तो आप देखेंगे यहाँ पे अथवा में है कि इनमें से किसी एक का उत्तर करिए, है ना, किसी एक का। तो जैसे कि सबसे पहला है हाशियाई तबकों जैसे दलित, आदिवासी, इनको सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा अपनाई गई प्रमुख नीतियों और उनके पीछे के उद्देश्यों का सविस्तार वर्णन कीजिए। इसके हाशियाई तबकों के द्वारा दलित आदिवासी के लिए, है ना। तो आओ बच्चों ध्यान से समझते हैं। देखो, हमारे भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है, उस समानता के अधिकार और समानता के सिद्धांत में ये बात कही गई है कि, या फिर यूं कहें कि समानता का जो अधिकार है उसे पूरी तरीके से लागू करने के लिए कुछ नीतियां, कुछ योजनाएं तैयार की गई हैं। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम इसमें निम्नलिखित हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये जितने भी लोग हैं ना, इनको कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं? तो सबसे पहला है विशेष योजनाओं का क्रियान्वयन। सरकार उन इलाकों में विशेष योजनाएं लागू करे जहां पर दलित और आदिवासियों की आबादी अधिक है, वहां पे विशेष योजनाएं लागू करे। ठीक है, दूसरा है
शिक्षा के अवसर यानी कि छात्रावास की सुविधा, अर्थात कई स्थानों पर दलित, आदिवासी छात्र, इनके लिए सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती छात्रावास उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका उद्देश्य उन छात्रों को भी शिक्षा के समान अवसर देना है जिनके अपने इलाकों में पर्याप्त सुविधाएं भी नहीं होती हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे है हमारा आरक्षण का आधार। ये एक तर्क है क्या कि आरक्षण की नीति इस महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है कि हमारे समाज में कुछ समुदायों को सदियों से पढ़ने लिखने, नए कौशल सीखने से वंचित रखा गया। अतः एक लोकतांत्रिक सरकार का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे पिछड़े तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाए ताकि वे सामाजिक मुख्यधारा से जुड़ सके। आर्थिक सहायता, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार इन विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति भी प्रदान करती है। ठीक है, विशेष छात्रवृत्ति। अब यहीं पे आता है हमारा एक आखिरी क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं दिखा देता हूं फटाफट से, आप इसको रीड आउट कर लेना। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाजा से एक महत्वपूर्ण कदम थी? सिंपल सा समझ लो, 1980 के दशक में जो जनहित याचिका शुरू की गई थी, ये सभी को इंसाफ दिलाने की इंसाफ दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम थी, है ना? तो ऐसा क्यों बोलते हैं बच्चों? देख सकते हैं सारा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? तो हम इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, इजीली आप समझ लीजिएगा। ओके, सेम ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं, और मैं इसको हटा देता हूँ पहले, तो आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है? और इसके आंसर की बात करेंगे तो यहाँ से लेके ये आपका पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है? फिर आपका जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे आप देखेंगे, ये रहा। अब इस क्वेश्चन के लिए आपका जो आंसर है बच्चों, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया हुआ है। क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया हुआ मैंने कि किन्हीं 3 प्रकार की खेतियों के विस्तार से समझाओ। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है चावल की खेती के बारे में, गेहूं, मिलेट और मक्का। इनमें से किसी 3 को आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम बात करते हैं चावल की खेती की, तो चावल विश्व की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह मुख्य आहार का आधार है। चावल की खेती के लिए हाई टेम्परेचर, ऊंची आर्द्रता और अच्छी खासी वर्षा की जरूरत होती है। यह फसल चिकनी जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता है, इसमें सर्वोत्तम रूप से पनपती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र का स्थान आता है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जैसे क्षेत्रों में एक वर्ष में 2 या 3 बार चावल की खेती की जाती है। तो कुछ ऐसी बातें हैं। गेहूं की बात करेंगे अगर हम लोग, तो गेहूं के लिए यहाँ पे देखो, गेहूं जो है वो मुख्य रूप से समशीतोष्ण क्षेत्रों की खाद्य फसल है। इसके लिए शीत ऋतु में मध्यम तापमान, वर्षा तथा फसल की कटाई के समय तेज तेज धूप चाहिए। इसे तीनों चीजें चाहिए। ये फसल सुअपवाहित दुमट मृदा में बहुत अच्छी होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, भारत इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। भारत में ये शीत ऋतु में उगाया जाता है। मिलेट की बात करेंगे बच्चों, तो मिलेट मोटे अनाज जिन्हें मिलेट्स भी कहते हैं, ये कम उपजाऊ बलुई मृदा यहाँ पर भी आसानी से उग जाते हैं। इन फसलों को बहुत अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि कम वर्षा, गर्म तापमान और पर्याप्त धूप मिलेगा तो भी ये उग जाएंगे। भारत में ज्वार, बाजरा, रागी उगाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त नाइजीरिया, चीन और नाइजर भी इसके मुख्य उत्पादक हैं। मक्का की अगर हम बात कर लेते हैं, तो मक्का एक उपयोगी खाद्य फसल है जिसे पशु चारे, औद्योगिक कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसकी खेती के लिए मध्यम तापमान, उपयुक्त वर्षा और तेज धूप की आवश्यकता होती है। यह अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी में अच्छे से बढ़ता है। ब्राजील, अमेरिका, चाइना, भारत, रशिया, कनाडा और मेक्सिको यहाँ के प्रमुख उत्पादक देश हैं ये। और इंग्लिश में देखेंगे बच्चों यहाँ पे, तो सबसे पहले राइस के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है, ठीक है? फिर यहाँ पे वीट के बारे में आप देख सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन है। फिर ये मिलेट्स और मेज हो गया, इनके बारे में है। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा हो गया है। और फाइनली बच्चों, आज के इस पेपर का और इस वीडियो का हमारा जो पार्ट है वो यहाँ पे हमारा पूरा हो गया, ठीक है? देखो 1 घंटा टोटल में लग गया है, 1 घंटा कम से कम। तो पार्ट 1 तो हमारा पूरा हो गया इस 1 घंटे में। और मैं चाहता हूं बच्चों कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, खास करके जो MCQ समझाए हैं, आपको प्रिपरेशन में कितनी हेल्प मिली है। और तो और ये सिर्फ और सिर्फ अभी पहला पेपर है। हम आपको ऐसे ही 1-2 नहीं, ठीक है ना, 1-2 नहीं, कम से कम
8 से 10 सैंपल पेपर करवाएंगे बच्चों, ठीक है। एक दो तो छोड़ ही दो आप, 8 से 10 सैंपल पेपर। इवन आपके लिए पीवाईक्यू की वीडियो भी आएगी बहुत जल्दी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की। जो डीओई ने इस साल पेपर दिया सैंपल पेपर, उसकी भी वीडियो आएगी आपके लिए। हम मैप की अलग से वीडियो बनाएंगे हिस्ट्री के लिए, है ना। तो बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं। बस आपने करना है क्या बच्चों, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। पहली बार हमारे चैनल से अगर वीडियो देख रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर लेना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपसे वो मिस ना हो, ठीक है। और यहाँ पर आई बटन के अंदर आपको जो भी हम 8 से 10 सैंपल पेपर करवा रहे हैं ना बच्चों, उसकी वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप उन सभी को यहाँ से देख सकते हैं और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों, फिर आज के सेशन के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले मतलब इसी सैंपल पेपर के पार्ट 2 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।